नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं 5 की बात। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। 5 की बात में आज आपको दिखाएंगे, बात करेंगे जाने माने सिंगर राहुल यादव उर्फ फजलपुरिया पर फायरिंग की खबर पर। साथ ही आपको दिखाएंगे कहां मिला 10 साल से लापता व्यक्ति का कंकाल और कहां कहां मॉनसून बन रहा है मुसीबत का सबब। कैसे भीषण बाढ़ में भी अडिग रही पांडव शिला, कुदरत का ये करिश्मा भी आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं 5 की बात। फाजिलपुरिया अपनी सफेद थार से जा रहे थे। हमलावर पीछे से दूसरी गाड़ी में आए और फाजिलपुरिया की गाड़ी पर 2 राउंड फायरिंग की और इस जानलेवा हमले में सिंगर फाजिलपुरिया बाल बाल बचे। करेंगे इस खबर पर विस्तार से बात, लेकिन सितारों पर हमले का ये सिलसिला नया नहीं है। हाल ही में कई स्टार्स पर इस तरह के हमले हुए हैं जिनमें या तो वो जान गंवा बैठे या बाल बाल बचे। आपको बताते हैं हाल में हुए कुछ हमलों के बारे में। सितारों पर किस तरह से हमले हुए। सलमान खान की अगर बात करें तो अप्रैल 2024 को उनके घर के बाहर फायरिंग की गई। साथ ही जो मशहूर सिंगर हैं एपी ढिल्लो, सितंबर 2024 को उनके घर के बाहर भी फायरिंग का मामला देखने को मिला। साथ ही सिद्धू मूसेवाला की अगर बात की जाए तो मई 2022 में 24 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही पंजाबी एक्टर और सिंगर गिप्पी गरेवाल, नवंबर 2023 को उनके घर के बाहर भी फायरिंग का मामला सामने आया था। और अभी हाल ही में कपिल शर्मा के घर उनके कैफे पर फायरिंग का ये मामला सामने आया, जो कि जुलाई 2025 में देखने को मिला। तो आइए अब वापस आते हैं और राहुल फाजिलपुरिया की खबर की बात करते हैं। गुरुग्राम में जाने माने सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई जिसमें वो बाल बाल बच गए। सवाल है कि आखिर सिंगर फाजिलपुरिया पर हमला किसने किया, वो कौन है जो फाजिलपुरिया को मारना चाहता है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। सोमवार शाम 5:54 पर बहरामपुर रोड से निकलती हुई राहुल फाजिलपुरिया की सफेद थार गाड़ी पर सिद्धू मूसेवाला स्टाइल में हमला हुआ। उनकी जीप पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। राहुल फाजिलपुरिया के मुताबिक उन्होंने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई जिससे वो बाल बाल बचे, लेकिन गोलियां आसपास हवा में जो है मारी गईं। एक गोली यहाँ पर जो पोल लगा हुआ था, इसकी तस्वीर हमारे पास है जिसमें गोली का जो निशान है, बुलेट मार्क है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। पुलिस डिवाइडर पर लगे इस पोल को भी उखाड़ कर ले गई है। तो यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और इस हमले में राहुल फाजिलपुरिया बाल बाल बच गए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस के अलावा जो एसटीएफ है वो कर रही है कि आखिर हमलावर कौन थे। हमलावरों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फायरिंग हुई है, इसमें गाड़ी पंच बताई जा रही है। वो उनके आगे या पीछे जो भी है गाड़ी गई थी और राहुल बता रहे अपनी गाड़ी थार पे आया हुआ था, वो साथ में था और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपना वहाँ गाड़ी रोक दी है। और जैसी गोली चली है वैसे उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी है और कह रहे हैं कि मैं रोक के बैक पीछे करी है और उन्होंने लगा दिए और जो अज्ञात बदमाश थे वो चले गए। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें राहुल फाजिलपुरिया की सफेद रंग की कार दिख रही है। डिवाइडर के बीच लगे एक पोल पर गोली के निशान थे। पुलिस पोल को उखाड़ कर ले गई। जिस कार में फायरिंग करने वाले सवार थे वो कार पुलिस ने बरामद कर ली है। काफी देर मेहनत करने के बाद इसमें एक बुलेट मार्क्स गुरुग्राम पुलिस को स्पॉट पे मिला है। विक्टिम के द्वारा जो कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है उसके ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। एक डीप इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन केस में की जा रही है। घटना में जो कार स्पॉट पर विजिबल थी उसको पुलिस के द्वारा इसमें रिकवर कर इसके द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उम्मीद है कि हम जल्दी ही जो आरोपियों को अरेस्ट करके फर्दर इस केस में खुलासा करेंगे। आखिर फाजिलपुरिया कौन है ये भी आपको बता देते हैं। फाजिलपुरिया मशहूर सिंगर और रैपर हैं। उनका असली नाम राहुल यादव है। उन्होंने अपना स्टेज का नाम फाजिलपुरिया रखा है। वो हरियाणवी गायक और यूट्यूबर हैं। साथ ही उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी गाने गाए हैं। लड़की ब्यूटीफुल और पल्लो लटके से वो सुर्खियों में आए। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के दोस्त हैं। सांपों के जहर वाले केस में भी उनका नाम आया था। फाजिलपुरिया का विवादों से नाता रहा। कई केस दर्ज हो चुके हैं। जेजेपी के टिकट पर गुरुग्राम सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े और हार गए। राहुल फाजिलपुरिया को पहले भी हमले की धमकियां मिल चुकी थी। एनडीटीवी की टीम राहुल फाजिलपुरिया के गांव में भी पहुंची, जहां उनका पैतृक मकान है।
ये है गुरुग्राम का फाजिलपुर गांव और इसी घर में रहते हैं जाने माने सिंगर और रैपर राहुल यादव फाजिलपुरिया। फिलहाल वो घर पर नहीं है, हमने घर वालों से बात करने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। उनकी तरफ से फायरिंग को लेकर मीडिया में फिलहाल कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि उनकी तरफ से गुरुग्राम पुलिस को एक कंप्लेन की गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये फायरिंग करने वाले कौन लोग हैं। लगातार गुरुग्राम पुलिस और यहाँ की एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप देखें कि उनके पैतृक घर में भी चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ये भी जानकारी मिली है कि उन्हें पहले से कोई थ्रेट था और इसका इनपुट गुरुग्राम एसटीएफ के पास था, ये भी जानकारी मिली है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि क्या गैंगस्टर की ओर से रंगदारी मांगने के लिए उनको धमकी दी जा रही थी या फिर ये कोई निजी मामला है, कोई आपसी रंजिश है, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। जब हम तो बस घबरा गई, फिर उधर उधर बच्चों ने फोन किए तो हमें पता लगी भाई वैसे गाड़ी में फायरिंग, आसमान में फायरिंग करी है, तब हमको पता लगी। हाँ, राहुल रात में आया था यहाँ पे? नहीं, राहुल नहीं आया है। मैं तो पूछती रहती हूँ सर, वैसे भी कहती हूँ भाई तू आराम से ढंग में रहकर, बहुत आजकल दुनिया बुरी है, बहुत झाड़ बैरी हो रहा टाइम देख के, तो कितने क्राइम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों पे हो रहे हैं बेटा। हाँ, मैं तो बोलती रहती हूँ उससे, पर गन्ना मौसी कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी मौसी बहन का ही लड़का, मौसी में उसकी। हाँ, लड़का अच्छा है, बहुत समझदार, गांव बस्ती में चुनाव भी लड़ा था वो। हाँ, घर घर आके हाथ जोड़ कर सबसे मांग के, सबसे बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है, साथ ही हमलावरों की तलाश जारी है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन हाल के दिनों में सितारों पर हो रहे इस तरह के हमलों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूर एक चिंता बढ़ा दी है। मुकेश सिंह सिंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। गायक अशोक मस्ती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। जी नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल अशोक जी, हाल के दिनों में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे कई कलाकारों पर हमले हुए हैं, ऐसी खबरें मिली हैं, किसी को धमकी मिली, किसी पर फायरिंग हुई। एक कलाकार होने के नाते ये घटनाएं आपको किस हद तक झकझोरती हैं? देखिए, ये घटना तो ऑफ कोर्स आपको मेंटली, फिजिकली डिस्टर्ब करती है। आप बीइंग ए पब्लिक फिगर, एक सेलिब्रिटी के तौर पे कल परफॉर्म करने जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको 24 घंटे ये डर बना रहता है कि पता नहीं कहाँ से गोली आ जाए या कहाँ से कोई, क्योंकि आपने पब्लिक फिगर रहना, आपने कॉन्सर्ट करने हैं, आपने शोज करने हैं, आपने पॉडकास्ट करने हैं, आपने पब्लिक फिगर होने के नाते एंटरटेन करना है लोगों को। तो मुझे लगता है कि जो भी चीजें हो रही हैं उनके ऊपर प्रशासन का, गवर्नमेंट का और पुलिस का पूरा ध्यान होना चाहिए और होगा भी। और मुझे लगता है ये जो गन कल्चर या गैंगस्टर कल्चर कहीं ना कहीं एक रोजमर्रा का एक किस्म का, मैं कहूँगा कि रूटीन सा बनता जा रहा है। ये खतरनाक है, आम जीवन में इसकी जगह नहीं होनी चाहिए और इसकी तह तक जाना चाहिए गवर्नमेंट को, पुलिस को। आप कई वर्षों से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आजकल का माहौल बदल गया है? क्या आप भी अपने आसपास इस तरह की सुरक्षा महसूस करते हैं? देखिए, सुरक्षा तो आजकल वैसे ही मैंडेटरी हो गई है, बिकॉज जब से ये सोशल मीडिया इतनी हमारे मतलब कि हर परिवार के फोन में जिस तरीके से इसने दस्तक दी है, ये आपकी प्राइवेसी तो खत्म ही हो गई है। और जाने अनजाने कई बार आप बात करते हुए या किसी कमेंट्स में कोई ना कोई बात किसी ना किसी को लग जाती है, तो वो आपके लिए खतरे के दरवाजे वो खुल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हमारी भी हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी गलती है बेसिकली। मैं सिंगरों की भी गलती मानता हूँ कि हमने गानों में गन कल्चर को, गैंगस्टर कल्चर को इतना प्रमोट कर दिया है कि आम बच्चों के लिए ये एक रूटीन सी बात हो गई है। अब बच्चे जो कहीं से भी, जो गैंगस्टर भी हैं या जो रंगदारी मांगने वाले लोग भी हैं, वो भी तो हमारे आपके परिवार के जैसे लोगों में से कोई ना कोई होगा। ऐसे लोग ही होंगे जो आम रूटीन में वो फुटेज देखते हैं या अशोक जी, बस चलते चलते मैं ये कहूंगी आपसे कि क्या आप अपनी कला के जरिए समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे, खासकर युवाओं को जो गन कल्चर या गैंगस्टर म्यूजिक से प्रभावित हो रहे हैं? जी, एक गीत है, हरमनजीत बहुत अच्छे शायर हैं हमारे पंजाब के, उनका एक गाने का मुखड़ा मैं शेयर करना चाहूंगा।
ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਧੁੱਪਾਂ ਰੋਕ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਫੰਬਿਆਂ ਤਾਈਂ ਸੋਕ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਨੂਰ ਦੇ ਜਾਏ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਗਿਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ नहीं ਹੁੰਦੇ। तो मेरे हिसाब से रोशनी की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए गानों में, और ऐसी बातें होनी चाहिए जो इंसान को मोटिवेट करें हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, या जीवन को अच्छा जीने के लिए, ना कि उनको उस मोड पे लेके जाएं कि वो 24 घंटे गन के बारे में या इन चीजों के बारे में सोचें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की। तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले भारत के शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर अपने 3 साथियों के साथ सुरक्षित वापस लौट आए हैं। शुभांशु की वापसी पर पूरे भारत में जश्न का माहौल नजर आया। इस बीच देश दुनिया की कई हस्तियां शुभांशु और उनकी टीम को बधाई देने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। बधाइयों का जैसे तांता लगा हुआ है, एक एक व्यक्ति उन्हें अपनी तरह से बधाई दे रहा है, हर कोई अपनी खुशी व्यक्त कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला की वापसी पर खुशी जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा, मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का पृथ्वी पर लौटने पर स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले भारत के शुभांशु शुक्ला अपनी लगन, साहस और अग्रणी भावना से 1 अरब सपनों को प्रेरित कर रहे हैं। भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला 20 दिन अंतरिक्ष में और 18 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताने के बाद आज धरती पर सकुशल लौट आए हैं। शुभांशु शुक्ला और क्रू के अन्य सदस्यों को लेकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल प्रशांत महासागर में आज उतरा। शुभांशु शुक्ला का यान सोमवार शाम करीब 4:45 पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अनडॉक हुआ था। तो आज धरती पर सकुशल उतरा शुभांशु शुक्ला का यान। प्रशांत महासागर में यान का सफल स्प्लैश डाउन हुआ और ये ऐतिहासिक तस्वीरें आज पूरे विश्व ने देखी हैं और आज देश में हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। बेहद गौरवान्वित कर देने वाला ये क्षण हर भारतवासी के लिए। और देखिए, आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बेहद खास ये तस्वीरें रही जिन पर आज सभी की नजर बनी हुई थी। हर तरफ दुआओं का दौर देखने को मिल रहा था। घर से लेकर मंदिरों तक पूजा पाठ यहाँ पर किए जा रहे थे सकुशल वापसी के लिए। तो यान के समुद्र में उतरते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा। इसके साथ ही शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। जैसे ही शुभांशु शुक्ला और क्रू के अन्य सदस्यों को लेकर यान समुद्र में उतरा, देश में मानव भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। शुभांशु के माता पिता भावुक नजर आए और गौरवान्वित होते हुए इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। शुभांशु शुक्ला और क्रू के जो बाकी लोग हैं, धरती पर सुरक्षित उतरने के बाद उन्हें अब एक रिकवरी शिप में ले जाया गया, जहां से 7 दिनों तक उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। दरअसल 18 दिन जीरो ग्रेविटी में बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के ग्रेविटी वाले माहौल में सामंजस्य बिठाने में कुछ दिन का वक्त लग जाता है। इस दौरान उनकी स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा निगरानी की जाएगी और भारत लौटने से पहले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जांच से गुजरना होगा। और हमारे सहयोगी रणवीर ने शुभांशु शुक्ला की माताजी से आज बात की अपने बेटे की वापसी पर। वे भावुक नजर आईं, सुनिए। फीलिंग क्या थी? अभी तो बहुत खुश हैं आप, उस टाइम डर लग रहा? जब ऊपर से आ रहा था तो फीलिंग थोड़ा लग रहा था, डर लग रहा था, लेकिन अब ठीक लग रहा, आ गया सुरक्षित, नीचे आ गया तो ठीक लग रहा है। एक यात्रा तो खत्म हुई, अब 2 साल बाद फिर एक नई यात्रा शुरू हो। तो देखा जाएगा तब की तब देखी जाएगी। एक तो ये कंप्लीट हुआ कम से कम। अच्छा, 18 दिन कैसे बीते, सही बताइए। 18 दिन तो ठीक बीते, ये आते जाते समय ही थोड़ा डर लग रहा था। मतलब जब ISS में थे तब कुछ डर नहीं? तब नहीं, वहाँ ठीक था, वहाँ कोई डर नहीं था। अब मुलाकात कब होगी आप? पता नहीं, हमें मालूम नहीं, यहाँ पे बात हो तो मालूम हो कुछ। परसों जब बात हुई थी, कितनी देर बात हुई थी?
बस 2 मिनट। 2 मिनट ही बात कॉल आती थी, 2 मिनट की। अभी आज हमने देखा फिर से आप एकदम इमोशनल हो गए। वो डर के आंसू थे, खुशी के आंसू थे क्या? थोड़ा सा डर तो लगता है, जाते समय आते समय, वापस आते समय ज़्यादा डर लगता है थोड़ा। ठीक है, अब तो बिल्कुल सब सेफ है। अब ठीक है। आप मंदिर जाएंगी पहले या अभी घर जाके सेल? हम हो के आए, सवेरे ही हो आए थे, सुबह ही हो आए। घर पे भी दिवाली है? घर पे भी दिवाली है? घर पे भी दिवाली है। क्या फीलिंग थी उस वक्त जब आप सोफे पे बैठे बैठे खड़े हो गए उस वक्त? नहीं तो फीलिंग अच्छी थी, बच्चे का जो है वापसी हो रही थी, बच्चे की अच्छी तरह जो है वो मतलब जो है लैंडिंग हुई और बच्चा उससे जो है वैगन से बाहर आया तो बड़ा अच्छा लगा। देश मतलब दिल को जो है बहुत सुकून देने वाला लगा। आज जो है बहुत अच्छा मतलब जो है हम महसूस करते हैं कि बहुत हल्के हो गए हैं। अच्छा, जब कैप्सूल लैंड हो रहा था तो बड़ा रिस्क भी होता है कई बार, कितना डर ज़्यादा था या खुशी ज़्यादा थी कि बेटा सुरक्षित? डर नहीं था, बस एक भावनात्मक जो लगाव होता है जैसे आदमी से, तो उसको जो ये होता है कि हम देखते हैं कि उसको कोई मतलब कोई परेशानी ना होने पाए। परेशानी उसकी जगह पर हमें हो जाए तो दिक्कत नहीं है, उसको ना कोई परेशानी। ये एक भावनात्मक वो अटैचमेंट होता है बच्चे बाप बेटे का, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है मन में वो था, बाकी कोई हमें दिक्कत नहीं। परसों जब आपकी बात हुई, क्या बात हुई थी? तो उसने यही बताया था पापा सब यहाँ ठीक है और हम जो है कल निकल रहे हैं यहाँ सवेरे, और मतलब लौटने के बाद ही बात होगी, अब बीच में बात नहीं होगी, और जो है अच्छी तरह वापस आते हैं फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा बाबूजी, एक तरफ तो विज्ञान था कि विज्ञान ने अंतरिक्ष में ले जाने का काम किया, वापस लाने का काम किया, दूसरी तरफ धर्म था जब आप सुबह पूजा पाठ कर रहे थे। ये विज्ञान और धर्म का जो समावेश है ये कितना काम करता आपके साथ? विज्ञान देखिए, विज्ञान तो अपनी जगह पर पूरा काम करता है, मगर आस्था साथ में जुड़ी रहती है तो उसमें विश्वास पैदा होता है। बगैर विश्वास के संभव नहीं है। विश्वास आस्था पैदा करती है, और आस्था बच्चे के लिए हमारे मन में तो 100%, बच्चे में मतलब जो है विज्ञान 100% होगा, मेरे में आस्था 100%, तो ये दोनों रहते हैं साथ में तो हर मिशन पूरा होगा उसका। आप लोगों की आंखों में बहुत इमोशन के आंसू थे, और शुभांशु जब निकल रहे थे तो उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। ये हमेशा मुस्कुराता रहता, कभी आपने देखा होगा उसको हमेशा मुस्कुराते पाएंगे, कभी भी देखो, किसी भी हालत में देखो, कठिन से कठिन परिस्थिति में होगा तब भी आप मुस्कुराते पाओगे। प्रधानमंत्री जी ने और तमाम प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं ने बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। आपकी भी कई नेताओं से मुलाकात हुई है। और इस बेहद खास मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुभांशु शुक्ला के मिशन की कामयाबी पर खुशी जताई। उनसे बात की हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने। साहब, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए कितना शुभ है ये दिन? ये निश्चय शुभ भी है, और मैं तो ये कहूँगा कि अब स्थायी तौर पर भारत ने अपना स्थान स्थापित किया है अंतरिक्ष की क्षमताओं के लिहाज से। अब तक तो विशेषकर चंद्रयान 3 के बाद तो दुनिया ने ये कबूल कर लिया था कि हम एक ही समान, एक ही कतार में खड़े हैं, और कुछ लिहाज से हम दूसरों से बेहतर है। लेकिन इस यात्रा के बाद ये भी साबित हो गया कि हम बहुत सारी ऐसी चुनौतियां स्वीकार करने की भी स्थिति में है जो शायद दूसरों को इतना साहस ना हो, या जिसके लिए दूसरे अभी तैयार ना हो। इतना आत्मविश्वास हमें है, इतनी क्षमताओं पर अपने हमें विश्वास है। और ये जो प्रयोग किए गए हैं शुभांशु के द्वारा, ये पहली बार इस प्रकार के प्रयोग हुए हैं, और जिनका मानव जीवन के साथ बड़ा नज़दीक का संबंध है। वहाँ पर स्पेस में मानव की एग्जिस्टेंस के साथ इसका बड़ा करीब का ताल्लुक है, और जो सूचनाएं इससे प्राप्त होगी केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगी, समस्त मानव जाति को इसका लाभ पहुंचेगा। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर आह्वान करते हैं कि भारत के लिए विश्व बंधु की भूमिका की कल्पना उन्होंने रखी है, मुझे लगता है कि उसी कल्पना से प्रेरित है ये आज की सफल यात्रा और इसके साथ हुए सफल प्रयोग। जो गगनयान कार्यक्रम हमारा है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है? गगनयान भी, और उसके साथ साथ उस तत्पश्चात जो दूसरे कार्यक्रम होने वाले हैं, जैसे भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो 2025, उसके लिए भी, क्योंकि जो आज प्रक्रियाएं हुई हैं वो वहाँ पर भी दोहराई जाएंगी, और शायद इससे उम्दा ढंग से दोहराई जाए। कब आएंगे? क्या 15 अगस्त को हम उम्मीद कर सकते हैं कि लाल किले पर शुभांशु भी रहें? अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक साइकिल चलेगा। अभी तो वो अभी लैंड हुए हैं कैलिफोर्निया के नज़दीक, रात को मध्य रात्रि तक वो ह्यूस्टन पहुंचेंगे, 5-6 दिन वहां उनका रहना होगा रिहेबिलिटेशन के लिए।
फिर उनका इसरो के साथ चर्चाओं का दौर चलेगा लगभग 1 सप्ताह, फिर 2 सप्ताह वो अलग अलग पार्टनर्स के साथ ब्रीफिंग के सेशन रहेंगे, एक्सजीएम के साथ, स्पेसएक्स के साथ, नासा के साथ। ये सारा संपन्न होते होते 13-14 तारीख हो जाएगी। तो देखते हैं क्या पीएम मोदी से मुलाकात होगी? इस प्रकार की कल्पना तो है जब वो लौटेंगे तो। और आइए अब आपको हैदराबाद की एक घटना बताते हैं, जहां नामपल्ली इलाके में 10 साल पहले लापता हुए आमिर खान का कंकाल मिला और नोकिया फोन की 2015 की मिस्ड कॉल से किस तरह से ये रहस्य सुलझा, इस रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में जब एक पुराने बंद पड़े घर से मानव कंकाल मिला तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल एक स्थानीय युवक क्रिकेट की गेंद लेने के लिए उस बंद घर में घुसा और कंकाल देखकर दंग रह गया। पुलिस जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि ये कंकाल 55 साल के आमिर खान का है, जो पिछले 10 साल से लापता था। कंकाल के पास से एक पुराना नोकिया फोन पाया गया और इस मामले को सुलझाने में इस पुराने नोकिया फोन ने पुलिस की बहुत मदद की। फोन की कॉल डिटेल से मिली जानकारी से पता चला 2015 के आसपास की ये घटना रही होगी जब आमिर खान लापता हुआ था। ये रहस्यमय कंकाल का मामला तब ध्यान में आया जब उस खाली पड़े घर में क्रिकेट की गेंद गिरने के बाद एक शख्स घुसा और उसने कंकाल के अवशेषों का वीडियो फेसबुक पर डाला, जो वायरल हो गया। इस पूरे मामले के बारे में जानकारी फेसबुक के एक वायरल वीडियो द्वारा पुलिस को मालूम हुई, क्योंकि एक लड़का जो इस इलाके में था उसने एक फेसबुक का वायरल वीडियो बनाया जो वायरल हुई थी, जिसमें उसने कहा कि क्रिकेट बॉल को ढूंढते ढूंढते वो इस कंपाउंड में पहुंचा और जब वो घर के अंदर गया तो उसने एक मानव कंकाल का जो अवशेष था वो पाया। जैसे उसने वीडियो में दिखाया है, ऐसे लग रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर है और वो उनका जो किचन है उसी एरिया में बर्तन वगैरह भी हैं और इस कंकाल के ऊपर भी एक बर्तन है और ऐसे लग रहा है कि जो आदमी था वो गिर गया था और उसकी जो मुंह है नीचे की तरफ है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की तो उनको ये लग रहा था कि ये शायद 4, 5 या 7 साल पुरानी होगी, लेकिन अब जो जांच में जो पता चला है उससे लग रहा है कि 10 साल से पहले की बात ये हो सकती है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है और नमूने इकट्ठा कर रही है, लेकिन करीब 10 साल से लापता शख्स का कंकाल मिलना और नोकिया फोन से उसका राज खुलना, ये पूरा मामला हैदराबाद के नामपल्ली में चर्चा का विषय बन गया है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस रविवार को गुवाहाटी पुलिस ने 38 साल की रहीमा खातून नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिस पर अपने पति की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि इस महिला ने कबाड़ के कारोबार में लगे अपने पति सैबियर रहमान की हत्या कर अपने घर में ही उसे दफना दिया था। ये मामला गुवाहाटी के पांडु इलाके के ज्योति नगर का है। ये घटना 24 जून की है। महिला पति की हत्या के बाद पड़ोसियों से बहाने बनाती रही। 15 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। जब पड़ोसियों का संदेह बढ़ा तो महिला ने खुद पुलिस थाने जाकर माना कि उसने घरेलू कलह की वजह से पति की हत्या कर उसे 5 फुट के गड्ढे में दफना दिया था। पत्नी ने अपने पति की लाश घर के आंगन में 5 फुट नीचे दफना दी। गुवाहाटी की रहने वाली 38 साल की रहीमा खातून ने अपने 40 साल के पति सबियल इस्लाम की हत्या की, उसे जमीन में गाड़ा और लोगों से बताया कि वो काम के सिलसिले में केरल गया है। लेकिन परिजनों को शक हुआ। पुलिस की खोजबीन शुरू हुई और लाश घर के आंगन में मिली। तो सबियल रहमान जो विक्टिम थे वो काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड थे, तो जब धक्का मुक्की में वो इंजर्ड हो गए और वहीं पे उनका घर के अंदर ही वो डेथ हो गया। हैरानी की बात ये है कि पत्नी ने खुद 13 जुलाई को पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पति की हत्या की आशंका जताई, जबकि वो खुद पति को 24 जून को मौत के घाट उतार चुकी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस की जांच शुरू हुई, उसने थाने में आकर सरेंडर कर दिया। और आइए बात करते हैं मॉनसून से बेहाल राजस्थान की। जयपुर जिले में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। किसी भी आपदा के प्रबंधन के लिए टीम जयपुर जिला प्रशासन मुस्तैद हो चुके हैं।
जिले के सभी भराव के क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो ये जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। इस वजह से आवाजाही में भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। ट्रैफिक पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। लगातार कई घंटों से झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर बुरा हाल है। बीते 24 घंटे से लगातार जयपुर में बारिश हो रही है। राजस्थान के कई इलाकों में कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। बारिश के बाद सड़कें पानी से भरी हुई है। देखिए किस तरह से गाड़ियां पानी में मानो तैरती हुई जा रही हैं। तो जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ यहां नजर आ रहा है। ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मुसीबतें यहां पर लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं। हालांकि मौसम में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन इस तरह से पानी से लबालब भरी सड़कें लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन गई हैं। और अब बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला, सोलन और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में येलो अलर्ट। 16 से 18 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल में अब तक 105 लोगों की मौत हुई है और 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिमाचल के कई हिस्सों से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो परेशान कर देने वाली हैं। कई लोगों की मौत की खबर भी है, तो कई लोगों के लापता होने की भी जानकारी हिमाचल के कई हिस्सों से सामने आ रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। कुदरत का कहर किस तरह से हिमाचल पर टूट रहा है, इन तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं। हिमाचल में बारिश से आफत का जो दौर है वो लगातार जारी है। कई हिस्सों में ऑरेंज तो कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। अब आपको हिमाचल की मंडी ले चलते हैं, जहां बारिश के चलते पांडवशिला गांव में भारी तबाही से कई घर जमींदोज हो गए। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त थुनांग से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर पांडवशिला में मौजूद हैं और इसकी पहले तबाही की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जब बादल फटा तो कैसे ये 5 मंजिला एक होटल हुआ करता था, ये आप देखिए कि पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है और इस होटल के गिरने की खबर बहुत वायरल हुई थी। दूसरी साइड में आप देखिए कि इतने बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर वहां से आए हैं, इन्होंने इस पूरे मकान को तबाह कर दिया। कई सारे ऐसे मकान हैं जो इस तबाही का शिकार हुए और हर तरफ आप देखिए कि तबाही का मंजर है। लेकिन ये पांडवशिला जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, वो ये पांडवशिला है जो हाथ से हिल जाता है। ये अगर हम इसको हिलाएं तो ये आप देखिए कि ये हिलता हुआ आपको दिखेगा। ये शिला हिल रही है, ये शिला हिल रही है। लेकिन इतनी बड़ी तबाही में ये पांडवशिला जो है वो जस की तस रही। अब इसके पीछे आध्यात्मिक कारण यहाँ के तमाम सारे स्थानीय लोग मान रहे हैं कि एक आध्यात्मिक कारण है, कुछ साइंटिफिक कारण भी होगा। मेरे साथ में नरेश ठाकुर जी हैं जो कि इस पांडवशिला जो गांव है उसके प्रधान हैं। नरेश जी, ये पांडवशिला बिल्कुल अपने स्थान से हिली तक नहीं, जबकि अभी हम हिला रहे हैं तो हिल रही है, बाकी सारी तबाही हो गई यहाँ पे। ये हमारा एक पांडवशिला एक इस एरिया का, इस इलाके का, पूरे सिराज वैली का एक डेस्टिनेशन हुआ करता था, टूरिज्म डेस्टिनेशन। और सब लोग जितने भी शिकारी माता के दर्शन करने के लिए आते थे, जितने भी लोग यहाँ से आते जाते थे और सब यहाँ नमस्तक होके जाते हैं। ये इस पांडवशिला में इतनी शक्ति है और मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा कि भाई इस रिछवाड़ खड्ड का पानी इसके ऊपर से बह रहा था, इसके ऊपर से बह रहा था। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, इस साइड का जो पानी, जो ऊपर से पानी का फ्लो आ रहा था, उसने इसके पल्ली साइड का जितना जो हमारे यहाँ से सुरक्षा की दीवार दी थी वो ध्वस्त कर दी, तोड़ करके ख़त्म कर दी। और मैंने अपनी आंखों से देखा ये जो पेड़ है, इस पेड़ के छिलके उतरे हुए थे, इतना बोल्डर और इतना पानी और इतना प्रेशर से पानी इसके ऊपर आ रहा था, क्योंकि ये अपनी जगह से एक सूत भी नहीं हिली।
मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इसके पीछे जाएंगे, गांव जाएंगे, तो इसके 40-40 गुना चट्टानें मेरी सड़क के ऊपर खड़ी हुई है। इस मकान के पीछे आप देखेंगे ये चट्टान यहाँ हुआ नहीं करती थी। इस चट्टान के बराबर मेरे को सैकड़ों के हिसाब से चट्टानें मेरी सड़क को ध्वस्त कर गई है। ये मैं प्रत्यक्ष हूँ इस लाइव स्ट्रीम का, इस एरिया का। मैंने इस होटल को भी अपनी आंखों से गिरते हुए देखा। रात का ये मंजर हमने बिल्कुल लाइव देखा कि भी कैसे होना कि ये 11 बजे का समय है। यहाँ से मैंने हरियाणा के 6 लड़कों को रेस्क्यू, अपने घर रेस्क्यू किया और मेरे पड़ोस के लोग थे उनको रेस्क्यू किया। और आइए अब आपको कावड़ियों के बवाल की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर रुड़की की है, जहां 11 जुलाई को कावड़ियों ने प्रशासन की गाड़ी में तोड़फोड़ की। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 14 जुलाई की ये तस्वीर है, गाजियाबाद की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां कावड़ियों ने मामूली विवाद को लेकर कार में तोड़फोड़ कर दी। और इसके साथ ही 14 जुलाई को हरिद्वार में कावड़िए रोड डिवीजन को लेकर भड़क गए। 13 जुलाई मुजफ्फरनगर पहचान छिपाने को लेकर बवाल हुआ। 5 की बात में अब बात होगी बिहार की। बिहार में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जब तेजस्वी और राहुल गांधी नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरे हुए हैं, तब इसी बीच अब राजधानी पटना से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बैंक के ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं से मिला है। पटना के एक निजी बैंक में ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण ने सोमवार रात 1 बजे पत्नी को फोन करके बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद अभिषेक वरुण का फोन ऑफ हो गया। उनकी पत्नी को नहीं पता था कि ये आखिरी फोन कॉल है। उसके बाद आज उनका शव बेउर इलाके में एक कुएं में मिला। अभिषेक कंकड़बाग इलाके में रहते थे। इस मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनका शव मिलने के बाद परिजन उनकी हत्या की आशंका जता रहे हैं। को पार्टी में बुला के और उसके बाद उन लोग कुछ पिला के यहाँ ला के फेंक दिया। जो पार्टी में बुलाया ये मौत का जिम्मेवार वो है। क्या नाम है उसका? नाम हमको नाम नहीं पता। नहीं, नाम कुछ है, नाम नहीं पता। मेरा बेटी को पता है नाम। बेटी भी गई थी, उसको माँ बेटी को भेज दिया। और उसके बाद साजिश के तहत इसको ओवर ड्रिंक कराया गया है। साजिश के तहत इसके लोग दोस्त लोग ही दारू पिलवाए ओवर। ऐसा क्या, इसको मार करके इसमें फेंक दिया। यहाँ कोई उसका परिचित आदमी उसको बेउर बुलाया और वहाँ से लोकेशन के मुताबिक या आत्महत्या करना रहता तो गंगा जी है बगल में, वहाँ कूद के आता। कंकड़बाग से पीसी कॉलोनी से यहाँ मरने के लिए नहीं आता। तो इसको कोई परिचित इसको बुलाया है बेउर तक और वहाँ से उसको गाइड करके यहाँ लाया है। इसको ओवर ड्रिंक करवा दिया तो इसका मित्र ही होगा, इसका परिचित ही होगा और इसको इसमें डाल दिया है। रविवार की रात एक पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ गए थे और उसके बाद करीबन 10 बजे के आसपास उन्होंने उन दोनों को वहां से भेज दिया और उसके बाद वो उसी पार्टी में थे। 1 बजे के आसपास वो वहां से निकले हैं और परिवार वालों को भी उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद से फिर परिवार से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि परिजनों का आरोप है कि ये जो पूरा मामला है वो हत्या का मामला है, लेकिन फिलहाल पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। सबसे बड़ी कोशिश इस बात की है कि जो उनका शव इस कुएं में अभी जो दिखाई दे रहा है आपको कुआं, इसी कुएं में जो कि सूखा है कुआं उसमें है और जो उनकी स्कूटी है वो उनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर पड़ी हुई है। उन दोनों को निकालने की कोशिश की जा रही है। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मौके पर पहुंची बेउर थाना पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया और डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। घटना स्थल की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। तो अब तक की जांच में बात आया है वो ये है कि कल ये शाम में 10 बजे अपने फैमिली के साथ एक एनिवर्सरी पार्टी अटेंड करने के लिए गए थे। वहाँ से 10 बजे के करीब इनकी पत्नी घर लौटती है। ये अपने पत्नी को बताते हैं कि हम थोड़ा लेट से लौटेंगे। वीडियो में दिखा है 10:10 पे ये वहाँ से निकलते हुए 10:24 के करीब इनको देखा गया है बिगरापुर बीच में। इनको कंटिन्यूसली देखा गया है ये अकेले स्कूटी चला रहे हैं और अकेले स्कूटी चलाते हुए बाईपास रोड होते हुए बिगरापुर बाईपास 10:24 के करीब देखा गया है। उसके बाद रात के 11 बजे के करीब इनको यहीं पास के एक घर के सीसीटीवी में अकेले बाइक चला करके आते देखा गया है। सो प्रथम दृष्टया जो ऐसा प्रतीत होता है कि नशे की हालत में एक्सीडेंट, बट पुलिस जो है हर एंगल से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में किसी दुर्घटना की बात से इनकार नहीं किया गया।
लेकिन कुएं के पास चप्पल का पड़ा होना और स्कूटी का उसी कुएं में गिरा मिलना घटना को संदिग्ध बना रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।